स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आगे फर्दर चैप्टर को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो इसमें हेडिंग दिख रही है आपको, वो दिख रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़। क्या दिख रही है आपको? डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज़, ठीक है। इसमें फर्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं शॉर्ट में आई ई से डिनोट करूँगा। ओके, आई ई मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये है क्या? जैसा कि आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें कुछ एनर्जी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। एन इक्वल्स टू इन्फानाइट, एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 1। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि एन इक्वल्स टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट, ये क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फानाइट स्टेट में ले जाने के लिए, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इन्फानाइट स्टेट में ले जाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। कहाँ से? ग्राउंड स्टेट से एन इक्वल्स टू इन्फानाइट मतलब इन्फिनिटी स्टेट में ले जाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन इसका यही है, क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी को लिखूं तो एनर्जी का अगर डिफरेंस देखूं तो क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? एन इक्वल्स टू इन्फानाइट, मतलब एन इक्वल्स टू इन्फानाइट की एनर्जी टी इन्फानाइट माइनस टी ई 1। 1 मीन्स एन इक्वल्स टू 1 की एनर्जी, और टी ई इन्फानाइट जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन की जगह पे अगर मैं इन्फानाइट रख दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई ज़ीरो। माइनस टी वन की वैल्यू रखूं तो क्या आएगा? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट, जैसे ये फर्स्ट से इन्फानाइट में है ना, तो एन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी है? 1 है। अगर 1 है तो आई ई जो हो गया वो हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? 13.6 जो वैल्यू होती है, माइनस 13.6 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी। और अगर मैं इसमें मॉड लगा दूँ तो ये मॉड में E1 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू मॉड E1 इंटू जेड स्क्वायर। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेकेंड, आई इक्वल्स टू मॉड में TE1, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 की एनर्जी होती है वो, ठीक है। और किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। सेकेंड आपको दिख रहा है एक्साइटेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, सारी की सारी एनर्जी को हम किससे पढ़ेंगे? हम पहले समझेंगे किससे? डायग्राम से। ओके, एक्साइटेशन एनर्जी तो नाम से स्पेसिफाइड है, नेम से स्पेसिफाइड हो रही है। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब एक्साइट करने के लिए, कहाँ से? किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, कहाँ से? ग्राउंड स्टेट से, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एन इक्वल्स टू इन्फानाइट में ले जाओ। अगर एन इक्वल्स टू इन्फानाइट में ले गए तो वो तो क्या बन जाती है फिर? आयनाइजेशन एनर्जी। वो तो हमें चाहिए नहीं, तो एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो इसको एक्साइटेशन एनर्जी 1 बोला हुआ है। फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो इसको एक्साइटेशन एनर्जी 2 बोला हुआ है। और फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है तो इसको क्या बोला हुआ है? एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, एन इक्वल्स टू 5 मतलब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट
n इक्वल्स टू 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल्स टू 3 मतलब सेकेंड, n इक्वल्स टू 1 मतलब n इक्वल्स टू 2 मतलब फर्स्ट, n इक्वल्स टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो अगर मैं इनका एनर्जी डिफरेंस निकालूं, जैसे मैं अगर E1 निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 2 माइनस n इक्वल्स टू 1 मतलब TE2 माइनस TE1। अगर मैं E2 निकालना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, TE3 माइनस TE1, क्योंकि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 1 से 3, तो डिफरेंस हम फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन 2 से 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, TE4 माइनस TE1, तो ये हो जाएगा 4 से 1, ठीक है। इस तरीके से हम E3 की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है जो, वो है अपने पास सेपरेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनर्जी, SE से इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट में ले जाने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट स्टेट में ले जाने के लिए, कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से। इसमें n इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता, कि 1 से इनफाइनाइट होते ही वो क्या बन जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो तो हमें नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। तो ये जो सेपरेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी स्टेट। तो यहाँ डायग्राम में अभी भी आपको दिख रहा होगा, n इक्वल्स टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, यहीं से गिनते हैं हम एक्साइटेड स्टेट को। ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो 2 से इन्फिनिटी में ले जाने के लिए इसको फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी बोलेंगे, 3 से इन्फिनिटी में सेकंड, 4 से इन्फिनिटी में थर्ड, एंड 5 से इन्फिनिटी में SE4। तो वही अगर मैं SE1 निकालना चाहूँ तो SE1 मतलब 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल TE इन्फाइनाइट माइनस TE2 होगा, और TE इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 होती है हमें पता है, और TE2, तो SE1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में TE2। इसी तरह अगर मैं SE2 निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में TE3। इसी तरह से मैं SE3 निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में TE4, मतलब एक नंबर ज़्यादा इधर बढ़ जाता है, इतना याद रखना है अपने को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी बेसिस पे, इन 3 डेफिनेशंस के बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी, इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। तो एक्साइटेशन एनर्जी का हमें ऑर्डर पूछा हुआ है, करेक्ट ऑर्डर किसके लिए, कुछ नहीं दे रखा, तो क्या हम मानेंगे, कौन सा एटम मानेंगे, हाइड्रोजन एटम। कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानते हैं, हाइड्रोजन एटम। तो जैसा कि इसमें EE1, EE2 और EE3 के बारे में दे रखा है, तो EE1 को मैं निकाल लेता हूँ। EE1 क्या हो जाएगा, अभी बताया था। EE1 देखो, EE1 ये रहा, EE1 इक्वल्स टू TE2 माइनस TE1, तो बस वैल्यू रख दो, EE1 इक्वल्स टू TE2 माइनस TE1। TE2 कितना होता है, -13.6 इंटू Z² अपॉन N², Z तो 1 हो गया, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो -13.6 इंटू, सॉरी, इंटू N² Z² अपॉन N², N² मतलब 4, माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन N², तो ये प्लस हो गया, तो ये जाएगा 13.6 में से किसको घटा दूँ, माइनस कर दूँ मैं 3.4 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.2। इसी तरीके से अगर मैं EE2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, EE2 TE3 माइनस TE1 कि TE2, EE2 जो हो जाएगा TE3 माइनस TE1, क्योंकि 1 हमेशा आता है यहाँ पे, है ना। तो TE3 माइनस TE1, तो EE2 की वैल्यू जाएगी 13.6 में से किसको घटा दूँ, 1.5 को, डायरेक्ट हमें करना आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 12.1, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं EE3 की वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, EE3 मतलब TE4 माइनस TE1, तो ये हो जाएगा 13.6 माइनस, किसको घटा दूँ, TE4 के लिए कितना होता है 0.85, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.75। तो बस ऑर्डर हमें पता चल गया, सबसे कम ये है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो EE1 की वैल्यू सबसे कम है, देन EE2, देन EE3, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो इस तरीके से हम EE1 में रिलेशन निकाल सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be+3। आयनाइजेशन एनर्जी
आयनाइजेशन एनर्जी का सीधा फॉर्मूला भी हमें पता है, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। बेरिलियम का जेड कितना होता है, 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, ठीक है, बेरिलियम +3 की, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द सेकेंड सेपरेशन एनर्जी। सेकेंड सेपरेशन एनर्जी SE2, SE2 पूछा है अपन से, तो SE2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में TE एक ज़्यादा TE3, तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, कुछ नहीं देगा तो हाइड्रोजन मानते हैं अपन, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो ये प्लस में हो गया, तो जो आएगा प्लस में 13.6 इंटू 1/9, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये SE2 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच एक्साइटेड स्टेट। अगर हाइड्रोजन एटम की किसी इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3.02 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन वो जो इलेक्ट्रॉन है कौन से एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, ये हमें पूछा है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी 3 के बारे में बात करूं, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट, अगर मैं टोटल एनर्जी 3 के बारे में बात करूं तो वो होता है हमारा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ठीक है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 2 इंटू TE3 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ये क्या जाएगा PE3 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, PE3 की वैल्यू। अब अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा 3.02 माइनस में, है ना, सॉरी ये माइनस में आएगा, -TE3, तो माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया यहाँ पे। इसका मतलब अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो ये TE3 मतलब n=3 के लिए है ये, और जब n=3 होता है तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे मैं 2 इंटू टोटल एनर्जी निकालूँ यही मान के, तो ये जाएगा 2 इंटू माइनस में 1.5 देख के इसको निकालेंगे तो -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें हाइड्रोजन एटम जो है दे रखा है वो -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब n=3 से ज़्यादा लेते ही तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब n=3 में ही इलेक्ट्रॉन है, और n=3 का मतलब होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो हमारा आंसर जो आया वो आया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन, amount of energy required to shift the electron to fourth orbit from third energy level। मतलब हमें 3 से 4 में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो हमें एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा ई पूछा है, डेल्टा ई किसके लिए 3 से 4 के लिए। तो क्या करते हैं हम फाइनल वैनिश इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा TE4 माइनस TE3, TE4 माइनस TE3 ये हो जाएगा TE4 इक्वल्स टू माइनस में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे 13.6 आ गया कॉमन, और 1/9 माइनस 1/16 ऐसा हो गया ये। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कुछ एक अदर रिलेशंस है जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के, एन टाइम पीरियड T होता है 1/f, तो ये उल्टा हो जाएगा T(n³ अपॉन जेड स्क्वायर के। ये क्वेश्चंस में यूज़ हो जाते हैं कई जगह, जैसे T1/T2 पूछ लिया, या F1/F2 या nu1/nu2 पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग आपको दिख रही है स्टूडेंट्स वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है, कहाँ पे आया था, रुदरफोर्ड में आया था, रुदरफोर्ड इसको नहीं समझा पाया था, है ना। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं ये क्या चीज़ है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके फ्रिक्वेंसी या फिर उनके वेवलेंथ के
इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कुछ एक ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर देते हैं तो फिर उस ऑर्डर को ही क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर ओनली स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन वही लिखी हुई है, when electromagnetic radiations are arranged in increasing or decreasing order of frequency or wavelength, मतलब फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर ओनली स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहाँ पे आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो क्या चीज़ है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो होती हैं जब हम दो फील्ड लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर अगर कोई वेव चल रही है तो उस वेव को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में, इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और उन दोनों के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो रेड कलर की आपको वेव्स दिखाई दे रही है, इन वेव को हम क्या बोलते हैं, ईएमआर, और ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर वे में चलती है, मतलब ये इस तरीके से नहीं है ये प्लेन में बाहर की तरफ कहीं चल रही होंगी। इसको मैं 2D में नहीं दिखा सकता हूँ, तो 3D में इसी तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब 2D में इसी तरीके से 3D को दिखाऊंगा। ईएमआर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ईएमआर के एग्जाम्पल होते हैं कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अब स्टूडेंट्स, इस ऑर्डर को हमें इसी ऑर्डर में याद करना है, मतलब इन रेस को, नेम को हमें इसी ऑर्डर में याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इस ऑर्डर में, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब लेफ़्ट साइड में एनर्जी जो होगी मैक्सिमम होगी, और अगर एनर्जी मैक्सिमम होती है तो न्यू एंड न्यू बार दोनों मैक्सिमम होते हैं, और लैम्डा होता है मिनिमम। ऐसा क्यों होता है, ये रिलेशन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू बार प्रोपोर्शनल टू न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ, जब मैंने वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी। ठीक है, और अगर इधर इधर एनर्जी मैक्सिमम है तो इधर एकदम एंड पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। एनर्जी मिनिमम तो न्यू एंड न्यू बार दोनों क्या होंगे, न्यू एंड न्यू बार, सॉरी, यहाँ पे न्यू एंड न्यू बार जो होगा दोनों क्या होंगे, मिनिमम होंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, न्यू एंड न्यू बार दोनों क्या होंगे, मिनिमम, एंड लैम्डा क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये बात चीज़ समझ में आ गई होगी। सॉरी, कई बार लिखने में गलत हो जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पढ़नी पड़ती है, विजिबल रेज। विजिबल रेज क्यों पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जितने भी कलर्स दिखाई देते हैं ना हमें, सारे कहाँ दिखाई देते हैं, विजिबल रीजन में, विजिबल रेज में। तो विजिबल रेज का जो लैम्डा का जो ऑर्डर है वो है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ये इसकी रेंज है लैम्डा की। और इसमें कौन कौन से कलर हमें पता है, ये विबजॉर सबने पढ़ा होगा, VIB GYOR, ये सब कलर्स हैं। ठीक है, और इसमें भी हम लेफ़्ट टू राइट इसी ऑर्डर को याद रखेंगे, लेफ़्ट टू राइट ही याद रखना है विबजॉर को। ठीक है, क्यों, वही एनर्जी मैक्सिमम, न्यू एंड न्यू बार मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम, और यहाँ पे एनर्जी मिनिमम, न्यू एंड न्यू बार मिनिमम, एंड लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जैसा कि यहाँ पे देखा गया था। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाले में भी एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट रिलेशन, विच वन इज़ करेक्ट रिलेशन, कौन सा करेक्ट रिलेशन है। इसमें 6 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट रिलेशन है। तो एनर्जी ऑफ एक्स रे लेस देन एनर्जी ऑफ ब्लू कलर, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए, एनर्जी ऑफ एक्स रे कहाँ पे है, ये रहा, और एनर्जी ऑफ ब्लू कलर मुझे कहाँ दिखाई देगा, विजिबल रीजन में। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी कम होती है, तो विजिबल की एनर्जी मतलब ब्लू की एनर्जी कम होगी, और एक्सरे की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो और ये क्या बोल रहा है, एक्सरे की एनर्जी कम है, तो ये वाला हो गया गलत। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंफ्रारेड, ये सही हो रहा है, लैम्डा ज़्यादा होगा तो इसकी एनर्जी कम है, ऑब्वियसली कम है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इसी तरीके से न्यू ऑरेंज जो है न्यू येलो से क्या हो जाएगा, कम होगा, हाँ होगा, क्योंकि ऑरेंज और येलो, ये देखो, ये रहा ऑरेंज, ये रहा येलो। अगर मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो ऑरेंज की एनर्जी मिनिमम है, तो उसका जो न्यू बार होगा वो भी मिनिमम होगा, तो यहाँ ऐसा ही लिखा हुआ है, न्यू मिनिमम है न्यू येलो से।
नेक्स्ट फोर्थ, लैम्डा रेडियो वेव्स जो है लैम्डा माइक्रोवेव से कम होगा। देखते हैं रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स, ये रहा लैम्डा रेडियो वेव्स जो है लैम्डा माइक्रोवेव से कम होगा या ज़्यादा होगा। क्या दे रखा है, लैम्डा रेडियो वेव्स कम है, तो लैम्डा रेडियो वेव्स कम है क्या, नहीं। इधर जाते हैं तो लैम्डा तो बढ़ता है ना, तो लैम्डा रेडियो वेव्स तो क्या होगा, ज़्यादा होगा माइक्रोवेव से, तो ये गलत लिखा हुआ है। और ब्लू इंफ्रारेड से लैम्डा, ये सही लिखा हुआ है। न्यू अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड ये भी सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो ऊपर हमें ऑर्डर दे रखा है ना, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये ऑर्डर हमें इसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद का आगे का एटॉमिक स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।